हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कक्षा 12 आरबीएसई बोर्ड की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में से 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हमने पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। अगर आपको उसका लिंक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड एग्ज़ाम अगर होता है और मान के चलें कि होगा तो निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन हूबहू मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सैंपल पेपर के रूप में साला दर्पण के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या यूं कहें कि बोर्ड की तरफ से जो है वो अपलोड किए गए हैं। तो निश्चित रूप से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, तो उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए वीडियो काम का है। इसकी जो पीडीएफ है जिसमें कि आंसर लगे हुए, ठीक है, ये जैसे टिक किया हुआ इस प्रकार की हाईलाइट की भी पीडीएफ आपको आंसर की हुई मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है। साथ ही इसी प्रकार के कक्षा 6 से 10 तक के सामाजिक, 6 से 10 तक नहीं, 6 से 12 तक के सामाजिक की किताब 10 तक, और उसके अलावा 11वीं 12वीं में इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इन सभी के प्रश्नों का संग्रह है जो कि विशेष रूप से रीट के लिए हमने तैयार किया है, मगर पटवार या अन्य एग्जाम्स के लिए भी काम का है। तो वो आपको मिलेगा यस गुरु ऐप के ऊपर। इसे आप यस गुरु ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं वीडियो। गुप्त संवत किस गुप्त शासक ने चलाया? जैसे मैं प्रश्न बोलूं आप अपने दिमाग में उत्तर को रिकॉल करें, रिपीट करने का प्रयास करें। तो याद आया होगा आपको, गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त नाम का राजा था, इस गुप्त वंश का, जो कि पहला ही राजा था। तो इसको चंद्रगुप्त ही बोलते हैं। ध्यान रहे, मौर्य अलग था, केवल चंद्रगुप्त अलग था। इसने 319 और 20 ये दो साथ ही आते हैं, ऐसे कभी 19 आ जाए तो 19 कर देना, दोनों 19 और 20 अलग अलग नहीं आएंगे, 19-20, ठीक है। तो ये जो 19-20 में इसने ये गुप्त संवत, जैसे ये गद्दी पर बैठा तो उसने चलाया। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? याद करें तो प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें क्या है दोस्तों कि ये समुद्रगुप्त की है, समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, और इसका लेखक था हरिसेन। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और चंपू शैली में लिखी गई है, ठीक है। और प्रयाग का मतलब इलाहाबाद, यूपी। ये मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक का अभिलेख था, उसी के ऊपर समुद्रगुप्त ने भी अपना लेख लिख दिया। आगे जाकर मुगल शासकों अकबर इत्यादि ने भी लेख लिख दिया। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के बारे में विवरण मिलता है? तो हम बात कर चुके हैं, समुद्रगुप्त के बारे में विवरण मिलता है। अश्वमेध यज्ञ और वीणा बजाते हुए किस शासक के सिक्के मिले हैं? तो ये आप जान गए होंगे अच्छे से, समुद्रगुप्त के मिले हैं। तो दोस्तों अभी हम 90 वन लाइनर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 91 से लेके 180 तक। तो आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपके इन 90 में से कितने आपको आ रहे थे, जिससे कि आपके लेवल का पता चले मुझे। जैसे अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी है तो आपको कम से कम इसमें से आपको 90 में से 60 के उत्तर तो आने ही चाहिए। और आपको 90 में से 90 आ रहे हैं तो आप बहुत शानदार तैयारी है आपकी। और कंपटीशन एग्जाम के आप विद्यार्थी है तो आपको 90 में से कम 80 का जवाब तो आपको आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आपने कुछ तैयारी कर रखी है। हालांकि इसमें पूरी हिस्ट्री है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति क्या थी? याद आया आपको? समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के 12 राज्यों को जीता था। अब दक्षिणी भारत क्या है, दूर पड़ता था उसकी राजधानी से, पाटलिपुत्र से। तो उसने पहले उन राज्यों को ग्रहण किया, फिर उनको वापस मोक्ष दे दिया, कहा कि आप फ्री हो, आज़ाद हो, मुझे केवल टैक्स भेजते रहना चुपचाप, साल या जो भी तय किया वो। तो दक्षिणी भारत के राज्यों को जीत कर वापस उनको लौटा दिया राज्य, सीधा शासन नहीं किया। वो ही उसकी जो नीति है वो कहलाती है ग्रहण मोक्षानुग्रह। उत्तर भारत के कितने राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था? आप कमेंट करके बताएं। कमेंट बहुत कम ही विद्यार्थी करते हैं, या तो मैं मानता हूँ आपको आता नहीं होगा कमेंट करना, या फिर आपको जानकारी नहीं होगी, मैं यही मानूंगा।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो गुप्त शासकों के समय नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, उसको यहाँ ह्वेनसांग भी पढ़ाता रहा था। तो एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, कुणाल, कईयों का नाम भी होता है कुणाल, तो नाल से नालंदा, कु का मतलब है कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त नामक जो गुप्त शासक था, उसके समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक यहाँ जुड़ा हुआ आपको और बता दें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की, यानी किस राजा के समय हुई? इससे पहले मैंने पूछा था आपसे अभी एक क्वेश्चन कि वो क्या था, उत्तर भारत के, तो उत्तर भारत के 9 राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था। आपने इसका कमेंट कर दिया होगा, तो अब मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। विक्रमशिला की स्थापना जो है धर्म विक्रम, याद रखें, धर्म विक्रम, तो धर्मपाल नाम का पाल वंश का राजा था, जिसके समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। नालंदा के थोड़ा बाद का है ये। जबकि तक्षशिला जो कि उत्तर पूर्वी भारत में और वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला वो तो बहुत ही पुराना था। तक्षशिला में चाणक्य भी पढ़ाया करते थे। जूनागढ़ की सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के समय हुआ? तो जूनागढ़ गुजरात में है, जूना का अर्थ होता है पुराना वैसे, वहीं पर एक सुदर्शन झील है जो कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है तैयार की गई। फिर उसका पुनरुद्धार जो है वो रुद्रदामन नामक शासक था, उसने करवाया। उसके बाद में रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन, और उसके बाद में गुप्त शासक का पूछा है तो स्कंदगुप्त के समय इसका पुनः है जो है उद्धार हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किन शासकों के काल का कला का उत्कृष्ट नमूना है? तो जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, आपको ये लाइन पूरी याद रखनी है, कई बार सीधा मिलान करना चाहता है, तो देव दस ऐसे। तो यहाँ क्या है, मंदिरों के अवशेष सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुप्त काल में ही मिलते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और एक वो अग्निमित्र जो था ना, क्या नाम था वो, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, मेघदूत, ठीक है, उसके अलावा कुमार संभव, ये सब जो रचनाएं हैं वो किस गुप्तकालीन लेखक की है? तो इसे कहेंगे हम कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। पंचतंत्र का रचिता कौन है? तो पंचतंत्र जो है गुप्त काल की एक प्रसिद्ध रचना थी, जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से बहुत ही ज्ञानप्रद शिक्षाप्रद कहानियां लिखी गई है। तो इसका लेखक कौन था? मैं जितनी देर इसकी व्याख्या करता हूँ उतनी देर आप अपने दिमाग में उत्तर सोच लिया करें, या आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के, और जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनके उत्तर पहले लिख लें, फिर मेरी जो कथा है उसको आप सुन लें। तो पंचतंत्र का विश्व की करीब 40 भाषाओं में अनुवाद किया गया, यानी कि इतनी लोकप्रिय ये पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य नाम आता ही आप जाएं सीधे 3री सदी ईस्वी पूर्व है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र बिंदु अशोक, जो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, है चंद्र बिंदु अशोक। तो इसके गुरु का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और अपने गुरुजी के साथ में वो दक्षिण भारत चले गए थे। तो गुरु का नाम था भद्रबाहु, और वहीं पर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में जो है इनकी मृत्यु हो गई। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक यही है चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से इसने स्थापित किया। किस राजा को हराकर? नंद वंश के धनानंद को पराजित करके। और नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, और मगध के ऊपर शासन की स्थापना की। अगला है, सेल्यूकस नामक यूनानी शासक ने किस मौर्य शासक से युद्ध किया? तो ये यूनानी शासक था, सिकंदर का उत्तरदायी था, और इसने 305 ईस्वी पूर्व का मतलब ईस्वी से भी 305 साल पहले, यानी कि 2021 में 305 और जोड़ दो तो करीब 2400 साल पहले जो है
यूनानी शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। दोस्तों, मैंने एक 12वीं कक्षा का वीडियो लगाया था, वो मेरे चैनल का सबसे हिट या लोकप्रिय सबसे ज़्यादा व्यू वाला वीडियो है, और वो है कक्षा 12 का ही वीडियो, जिसमें मैंने क्या किया है, उसमें एनसीईआरटी ये कक्षा 12 का ही नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। तो उसको आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, या वीडियो के लास्ट में भी मिलेगा, उसे जरूर एक बार देखें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में इसको हराया था, और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भारत भेजा था, और अपनी जो पुत्री है उसका विवाह है हेलेना या कार्लेनिया, उसका विवाह जो है ये चंद्रगुप्त से किया था, और ये भारत का पहला इंटरनेशनल विवाह है जो है वो माना जाता है। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? तो याद आ गया आपको इंडिका। इंडिया इंडस नदी से, सिंधु नदी से नाम पड़ा, तो इसका लेखक था मेगस्थनीज। ये बात आप खास ध्यान रखना कि ये पुस्तक मूल रूप से नहीं मिली है। तो फिर क्या हुआ? ये हुआ कि इसमें जो बातें हैं उनका वर्णन आगे के दूसरे जो लेखक है जैसे स्ट्रेबो, प्लिनी वगैरह, वो करते हैं कि इंडिका में ऐसा लिखा है, इंडिका में वैसा लिखा है। तो इसलिए पता चलता है कि मेगस्थनीज ने लिखी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज में कितने वर्ग बताए थे? 7 जातियां बताई थी। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है, यानी देवताओं का प्रिय, देखने में प्रिय राजा किस मौर्य शासक के अभिलेखों में बताया गया है, यानी ये उपाधियां किस राजा की है? तो आप जानते होंगे अच्छे से, अशोक मौर्य या अशोक महान की उपाधियां हैं। अशोक के अभिलेखों में ज़्यादातर यही नाम मिलते हैं। केवल 2 अभिलेख, 4 अभिलेख है वैसे, मुख्यतः 2, जैसे भाबरू का जो अभिलेख है, ठीक है, तो इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। धम्म की नीति का प्रवर्तक कौन सा मौर्य शासक था? तो धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है धर्म। तो आगे दोस्तों मैं आपको जो बड़े प्रश्न है लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, उनको भी कैसे करना है उनके कीवर्ड के रूप में मैं करवाऊंगा। तो आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इसका अगला पार्ट भी आप जरूर देखना, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करना, ताकि इतिहास का उनका रिवीजन हो जाए। और मेरे भी हो सकता है विद्यार्थी जो डायरेक्ट मेरे से पढ़े हुए हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो धम्म पाली भाषा का शब्द है। एक बार टेस्ट में मैंने पूछा कि अशोक के धम्म का वर्णन कीजिए, तो बच्चे ने बड़े ही मजाकी अंदाज में लिखा, हो सकता है उसको इतना ही आ रहा हो या जानबूझ के लिखा होगा कि अशोक मौर्य का धम्म ये था कि अशोक एक बार रात्रि में सपने में जो है वो बैठ गया और बिस्तर से गिर गया, तो जोर से आवाज़ आई धम की, धम, और धम गिरते ही बाहर, जैसे अभी आपको कुत्ते भौंकते सुनाई दिए थे ना पहले, तो वैसे कोई जोर से गिरता है तो कहते हैं ना कि मोर बोल गए, मोर बोले रे, तो कहा कि अशोक जोर से गिरा धम और मौर्य बोल गया, और यही अशोक मौर्य का धम है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपको परीक्षा में मोर के 2 अंडे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ धम की नीति का प्रवर्तक किसने किया? अशोक मौर्य ने किया। मौर्य शासन में तीर्थ कौन थे? तो तीर्थ का मतलब आप ये कोई गंगा बद्रीनाथ वो मत लिख देना, तीर्थ जो है वो 18 थे, ठीक है। और ये जो बड़े अधिकारी हैं उनको तीर्थ कहा जाता था। अधिकारी जैसे आजकल होते हैं ना IAS, सचिव, मुख्य सचिव वगैरह, उस तरह से। तो समाहर्ता, कर्मांतिक, सेनापति, पुरोहित, इस प्रकार के जो 18 बड़े अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ। मौर्य साम्राज्य में नगर प्रबंधन के लिए कितनी समितियां थी? तो ये आप खास बात ध्यान रखना कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी नगर का प्रबंधन वगैरह वगैरह है वो मेगस्थनीज अपनी पुस्तक में लिखता है कि इस प्रकार से इनका सिस्टम था। तो समिति में 6 है और यहाँ पे आपको याद रखना है 6। देखो 6 और 6 मिलता जुलता सही है, 6 6 6 6। तो 6 समितियाँ थी जिसमें 5 5 सदस्य हुआ करते थे। तो 5 × 6
समिति मतलब 30 सदस्य हो गए, ठीक है। 5-5 सदस्यों की 6 समिति होती थी और वो क्या है, प्रबंधन करती थी। मौर्य साम्राज्य में नागरक कौन था? तो नगर का जो मुख्य अधिकारी है, यानी जैसे आजकल नगर पालिका में अध्यक्ष या सभापति होते हैं ना, तो उस तरह से नगर का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष वो ही था। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था, बताइए। तो कमेंट कीजिए, इसका उत्तर मैं कमेंट में चाहूँगा। वेट करेंगे आपके कमेंट का, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बोलो क्या करोगे। तो कमेंट कर दिया होगा आपने। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे, ठीक है। उत्तरापथ, मध्य प्रांत, प्राचीर वगैरह वगैरह, अवंतीर। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया? तो ये हम पहले देख चुके हैं, 319-20 में इसने संवत चलाया। नाम है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य आए तो ही आप मौर्य सोचना, केवल चंद्रगुप्त आए तो ये गुप्त वंश का है, तो इसने गुप्त संवत चलाया। ये संवत क्या होता है, यानी जैसे कोई बड़ा राजा महाराजा शासक बना तो उसने ये कहा कि आज से, यानी जब ये शासक बना ना, तो कहा आज से 1 साल है, फिर 2 साल, 3 साल, ऐसे करते करते गुप्त संवत वर्तमान में आपको निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2021 में से आपको 319 घटाने पड़ेंगे। और अब ये जो हाथ की पाँव की जो लगती है वो आप लगू के और ये निकाल लेना। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब चलाया? तो ये तो वही बात हो गई, 319-20 में चलाया। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक को कवि राज कहा गया है, यानी कवियों का राजा, ठीक है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में, तो ये समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त के बारे में है, जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो समुद्रगुप्त की ही प्रशंसा की गई है। दूसरा मुख्य स्रोत वो सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, हाथ में गिटार विटार। आज भी आप देखते हैं ना, जैसे हालांकि अब थोड़ा फैशन कम हो गया, कुछ 1 सालों पहले फैशन था कि स्टूडियो में जब कोई फोटो खिंचवाते थे तो हाथ में एक जो गिटार है वो लेके और फोटो खिंचवाते थे, भले ही वो अपने से बजानी आती हो या नहीं आती हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई अपने सिक्के की। अब है भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, बताइए। ये एक अंग्रेज लेखक है V.A. स्मिथ। उसने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा है। अब विद्यार्थी सोचेंगे नेपोलियन कौन था, तो विद्यार्थियों नेपोलियन जो है वो फ्रांस का राजा था और उसने 1804 से लेके 1815 के आसपास तक फ्रांस पर राज किया। सेनापति था, बहुत ही युवा और प्रतिभावान था और फ्रांस की क्रांति के बाद जो है ये शासक बना था और इसने आसपास के कई देशों को जीता था। मगर नेपोलियन कई युद्धों में हारा भी था, मगर समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में हारा नहीं। तो भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ ने किसको कहा है, समुद्रगुप्त को कहा है। इस पर बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। चीनी यात्री फाहयान किस गुप्त शासक के समय आया? इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि चीनी यात्री फाहयान, हमने यान भेजे हैं चंद्रमा के ऊपर, कितने? 2, ठीक है। तो C का मतलब चंद्रगुप्त, 2 का मतलब सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसकी उपाधि थी विक्रमादित्य की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया। हवेनसांग किसके समय आया? ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, तो है से हवेन, है से हर्ष। कालिदास, अमर सिंह, घटपरक, शंकु, ऐसे जो 9 विद्वान थे किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न, ठंडा ठंडा, कूल कूल, तो ये इसी के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। कुमारगुप्त प्रथम को किस विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कुणाल, याद रह गया होगा आपको। एक बताई थी धर्म विक्रम, तो नाल मतलब नालंदा, तो कु को अलग कर लें और नालंदा, ठीक है। और धर्म विक्रम यानी धर्मपाल के समय विक्रमशिला। किस गुप्त शासक के समय पुष्यमित्र जाति के विद्रोह का सामना करना पड़ा? यानी पुष्यमित्र एक जाति थी विदेशी जिसने हमला किया, जिसे शक्कों ने किया वैसे। तो इसका उत्तर भी ये ही है, यानी कि कुमारगुप्त,
ठीक है दोस्तों, आपको अगर कक्षा 12 की पीडीएफ चाहिए आरबीएससी पाठ्य पुस्तक की, जो किताब है वो अगर नहीं मिल रही है तो पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन भी कर लेवें। भीतरी स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक द्वारा हूणों के आक्रमण के सामने का विवरण है। हूण एक विदेशी जाति थी, और जैसे इसमें एक तो आया मिहिर कुल और एक था तोरमाण। ये बाप और बेटे थे और बड़े खूंखार आक्रमणकारी थे, और भारत में हमला करके तहस नहस कर दिया इसने इलाकों को। तो गुप्त शासक था स्कंद गुप्त, ठीक है, ध्यान में रखें, स्कंद गुप्त। तो उसकी जानकारी का स्रोत है भीतरी। इसकी एक ट्रिक है, कंद बोलते हैं, कंद किसे कहते हैं आपको पता होगा, जैसे अदरक, आलू, ये जमीन में तना है, इसको जमीन में जो तना होता है उसे कंद बोलते हैं। कंद मूल, जड़, मूल यानी जड़ और कंद यानी जमीन में तना। तो भीतरी मतलब भीतर, जमीन के भीतर, जैसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सुल्तानगंज की बुद्ध की प्रतिमा, एरण अभिलेख जिसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, कौन था, क्या नाम था, आपको कमेंट करें, देखें किन किन विद्यार्थियों को पता है किसकी पत्नी वो सती हुई थी, मतलब उसका नाम। और उदयगिरी की वराह की मूर्ति, वराह भगवान विष्णु का अवतार है, तो ये किस काल की है, काल मतलब समय, तो ये गुप्त काल की है। तो मैंने आपसे पूछा तो क्या नाम था उसका, उसका नाम था गोपराज। ये कोई सेनापति होगा, उसकी पत्नी के सती होने का पहला उल्लेख एरण अभिलेख में जो है वो मिलता है। महाराणा प्रताप का जन्म किस प्रसिद्ध दुर्ग में हुआ, तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ, कुंभलगढ़ है, उसका सबसे ऊंचा भाग है कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और यहीं पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने की थी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम बताइए, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, हलाकू सांप। तो ये तो है पोता पीढ़ी, यानी ये इनका पोता, ये इनका पोता, ये इनका पोता, ये इनका पिता, यानी हमीर, उनका पोता लाखा, उनका पोता कुंभा, उनका पोता सांगा, उनका पोता प्रताप। दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, अगर आप कंपटीशन वाले विद्यार्थी है तो यस गुरु ऐप के ऊपर मैंने राजस्थान का इतिहास जो है पूरा पढ़ाने का कोर्स लगा रखा है। इसमें कुछ वीडियो अपलोड है, कुछ और होंगे। तो राजस्थान का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो यस गुरु ऐप जो है उसमें आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम था, यहाँ पे बीच में आ जाएगा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। उनके 2 प्रसिद्ध वीर सेनापति थे, नाम याद आया आपको, याद आ गया है तो कमेंट में लिख दो या दिमाग में बोल दो, जवान पे बोल दो। क्या नाम था, जयमल और फत्ता। अब स्टोरी देखें, देखो आगे से आगे बढ़ती जाती है। इनकी मूर्तियां, इनकी वीरता की कहानी से अकबर प्रभावित हुआ और इनकी मूर्तियां अपने किले के आगे लगाई थी। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ संपन्न हुआ, क्योंकि चित्तौड़ का तो हाथ से निकल गया था, तो राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोकुंदा में हुआ। कब हुआ, 1500 में हुआ। महाराणा प्रताप ने किस मुगल शासक की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर को चैलेंज दिया था, भारत के बादशाह अकबर को। यहाँ एक प्रश्न और है, मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं, कमेंट करें। मैं वेट करूं, आप कमेंट करो। तो क्या उत्तर आ जाएगा, राव चंद्र सेन। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 राजदूत भेजे थे, नाम याद है, आप कमेंट करें, हम वेट करें। 4 राजदूत भेजे थे, तो उसकी ट्रिक है जमा भट्टो, यानी जलाल का, मान सिंह, भगवान कदरमल, इन 4 भेजा था 1572, फिर 73, मगर बात बनी नहीं। फिर 1576 मिलते हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। कब, 18 जून। एक किताब में 21 जून यानी एल श्रीवास्तव 21 जून मानते हैं, मगर आपको 18 जून याद रखना है, बाकी सब किताबों में 18 जून ही है, 1576
76 प्रामाणिक तारीख यही मानी गई है मुख्यतः। तो थोड़े प्रश्न और है, अभी धैर्य बनाए रखें। आनंद आ रहा होगा, आनंद आ रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपको आनंद आया। तो ये आप टिक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो कर दो और 1 लाख तक इसको पहुंचा दो। हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? तो उत्तर हो जाएगा मान सिंह। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताइए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो बच्चे बच्चे को पता है, चेतक। किस महाराणा ने हाथी का नाम पूछता ना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताओ आप तो। और मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताओ, कमेंट करो। याद आया? नाम था राम प्रसाद और एक था लूणा। तो राम प्रसाद को अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया था और उन्होंने इसका नाम कर दिया फिर पीर प्रसाद चेंज कर दिया था। किस महान दानदाता ने, तो आज भी याद किया जाता है, भामाशाह है। कोई व्यक्ति दान करता है कहीं तो उसको कहते हैं भामाशाह के रूप में सम्मानित किया जाता है। भामाशाह ने किस शासक को अपना सर्वस्व धन सौंप कर सहयोग किया? तो ये तो ऊपर प्रश्न आ ही गया, महाराणा प्रताप। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। ये जो है अकबर का सेनापति था जिसका नाम था सुल्तान खां, इसको भेजा गया और दिवेर के क्षेत्र में ये युद्ध हुआ। 1582 की बात है और इस युद्ध को भी जीत नहीं पाया। तो मेवाड़ का मैराथन, मैराथन वो दौड़ होती है उससे नहीं है, मैराथन यूनान में मैदान है, तो वहां पर भी इसी प्रकार से युद्ध हुआ था। एक तरफ छोटी सेना एक तरफ बड़ी सेना, मगर बड़ी सेना जो है वो जीत नहीं पाई। तो कर्नल टोड ने हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है और मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा है। हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? बता सकते हैं आप, चैलेंजिंग क्वेश्चन। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया भी था, 2009 वाली 3rd ग्रेड एग्जाम में आरपी पूछा था। किसने कहा? गोगुंदा का किसने कहा? आपको थोड़ा वक्त देते हैं फिर लिखेंगे। भारत दुर्दशा, ये जो नाटक है वो किस लेखक ने लिखा जिसमें अंग्रेजी शासन से भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है? ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था ऊपर, तो उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरीश चंद्र इनका नाम था, आप हिंदी साहित्य में पढ़ते होंगे। चलो खमनोर वाला क्लियर करते हैं। अबुल फजल जो कि अकबर का मित्र था उसने कहा है गोगुंदा का युद्ध अकबर के दरबार में रहता था पर अकबर से बनती नहीं थी, उसका नाम था बंदा गोगुंदा। बंदा मतलब बंदा यूनी, तो आप ट्रिक याद रखें, बंदा गोगुंदा। तो बंदा यूनी ने गोगुंदा कहा है, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है, हल्दीघाटी के युद्ध को। जबकि टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ये हाईलाइट उत्तर लिखी हुई पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी कल तक। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो ये एक बहुत ही कमीने टाइप का गवर्नर जनरल था जिसको नाम है लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन। तो उसने क्या है 1878 में प्रेस यानी अखबार, तो उस पर बंद लगा दिया था, तो जिसे कहते हैं वर्नाक्यूलर कूलर तो अभी उस गर्मी में जरूरत पड़ेगी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लगाया। और 1877 में भारत में अकाल पड़ा हुआ था, फिर भी दिल्ली में एक बड़ा दरबार लगाया, पार्टी शार्टियां की, तो लोगों में बड़ी नाराजगी उत्पन्न हुई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम क्या, हम आपको चारों की ट्रिक बता देते हैं, बन्नो तेज। दोस्तों अगर आप पूरी भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बताएं, पूरा भारत का इतिहास भी हम आपको करवाएंगे। तो ब से हो जाएगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 9 से दादा भाई नौरोजी, ते से बदरुद्दीन तेबजी,
जैसे जॉर्ज यूल, आप नोट भी कर सकते हैं। चारों का भी पूछा जाता है। ये पहला हिंदू, ये पारसी, ये मुस्लिम और ये ईसाई, चारों सहयोग से अलग अलग धर्मों के अध्यक्ष रहे और चारों सम्मेलन की ट्रिक है बखमई, यानी बम्बई, कैसे कलकत्ता, मैसे मद्रास, इलाहाबाद। और सन है 1885, फिर 86, फिर 87, फिर 88। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1800 में हुई, 28 दिसंबर को। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो बम्बई में हुई। वो तेजपाल एक संस्कृत स्कूल थी। किसने? A.O. हयूम जो है उसके द्वारा की गई, वो इसका पहला सचिव भी था। ब्रिटिश शासन काल में कांग्रेस के किसी उदारवादी का नाम बताइए। यानी उदारवादी और अनुदारवादी, दो टाइप के लोग थे कांग्रेस में। शुरुआत में उदारवादी रहे 1885 से लेके और 1905 तक इनका प्रभाव रहा। और कई लोग हैं जैसे दादा भाई नौरोजी है, ठीक है, बदरुद्दीन ऐबी है, उसके अलावा फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोखले तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया? उसने क्या है, हिंदू और मुस्लिम उन दोनों को आपस में लड़ाने के लिए या फूट पैदा करने के लिए धर्म के आधार पर किया था। किसने? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ये भी बहुत ही भारत में एक तरह से तोड़ फोड़ मचाने वाला था। लॉर्ड कर्जन ने धार्मिक आधार पर किस भारतीय प्रांत का विभाजन किया? तो उपराय गया है बंगाल, जिसे कहते हैं वैसे बंग भंग। तो उसको क्या किया, भारत के लोग चाल समझ गए। तो जैसे हुआ तो भारत के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, हिंदू मुस्लिमों को। और ये टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बताया हुआ प्लान था। तो बंग भंग किस वर्ष हुआ? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, 1905। क्या आपको तारीख याद है? अगर है तो कमेंट करके बताएं। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किस समाज सुधारक ने की? देखो, आत्मा से हमें क्या करनी चाहिए? प्रार्थना। आत्मा से प्रार्थना करें तो प्रार्थना समाज। आत्माराम को समझ लिया मैंने। आत्मीय सभा जो है ना वो राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का नाम आए तो आत्माराम। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस समाज सुधारक ने की? तो राजा राम मोहन राय। सत्य प्रथा के विरुद्ध कानून की समाज सुधारक ने? तो वे राजा राममोहन राय। कब आया था? 1829 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। का उपहार किस समाज सुधारक ने लिखी? तो वही राजा राममोहन राय ने लिखी। प्रार्थना समाज, ये था वो प्रार्थना समाज की स्थापना किस समाज सुधारक ने की? तो ये मैंने ऊपर भूल से लिख दिया था ना। तो ये आत्मा से होती है प्रार्थना। तो आत्मा राम पांडु रंग, ये इनका नाम है। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है 1836 था। कितना था? तो गुजरात में हुआ था। टंकारा कोई जगह है, टंकारा वहां पे गुजरात में हुआ था। क्या था? मूल शंकर ही था ना, शंकर। दयानंद सरस्वती के गुरु, तो गुरु कौन थे? याद कीजिए। याद आया? तो कौन थे? वीरजानंद। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने ही की थी। दोस्तों, अगर आप केवल खुद उत्तर देना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को यहां रोक के और इनके उत्तर आप लिख सकते हैं।